नमस्कार। गुजरात चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस चुनाव में काफी कुछ स्टेक पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का एक बड़ा टेस्ट रहने वाला है उनके अपने घरेलू मैदान में। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बदलते तेवर ने माहौल गरमा दिया है। साथ ही ओबीसी, दलित, पाटीदार एंगल ने इस मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। हम गुजरात के प्रमुख शहरों का रुख कर रहे हैं। अहमदाबाद, सानंद होते हुए आज हम राजकोट पहुंच चुके हैं। याद रहे, राजकोट वही सीट है जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की धरती पर एमएलए का अपना पहला चुनाव लड़ा था। तो आज राजकोट से हम गुजरात के चुनावी मूड का जायजा लेंगे। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपसे उनका परिचय कराते हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे बानू भाई मेहता, नमस्कार। मितुल भाई डोंगा हमारे साथ हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंडस्ट्री का सीधा इम्पैक्ट जिस तरह पिछले दिनों जो हमने देखा कदम उठाया गया उन पर हुआ है, उस पर बातचीत करेंगे चेतन कोठारी साहब के साथ, प्रेसिडेंट राजकोट मैनेजमेंट एसोसिएशन, नमस्कार। और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ सुनील जोशी जी, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शहर के कई खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब आए, पार्टिसिपेट किया, धन्यवाद। इसमें कई कारोबारी भी हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। तो शुरुआत में जो खास मेहमान हैं हमारे साथ डैश पर, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। मेहता साहब, पहले ये बताइए आपको मूड कैसा लग रहा है इस बार? किस तरह की हवा नजर आ रही है आपको? ये 2000 के चुनाव हमारे लिए एक बढ़िया चुनौती है, इसलिए कि हम इस साल 150 प्लस के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा योद्धा है, अमित भाई शाह जैसा हमारा मार्गदर्शक है, और विजय भाई रूपाणी ने जो काम किया है उसके आधार पर 150 प्लस पूरा गुजरात में 150 से ज़्यादा सीट जीतने वाले हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक तरफ आप 150 सीट कह रहे हैं, चुनौती क्या है सबसे बड़ी? पहले मैं आपको ये बता दूं, 2002 में मौत का सौदागर के लेकर हमने चुनाव सभी जीता था। 2007 में उत्कर्ष समिति के निगरानी से पूरा गुजरात में घुमाकर राजकोट में 4 लाख कांग्रेस ने इकट्ठा किया, फिर भी हम चुनाव जीते थे। 2012 में बेट लेकर आए थे, फिर भी हम चुनाव जीते थे, और 2017 में हम डेफिनेटली चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। चलिए, ये आपका कहना है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट स्पीकर का रुख करना चाहेंगे और आपसे हम समझना चाहेंगे आपकी तैयारियां किस तरह की हैं, आपको क्या उम्मीद है? ये तो कह रहे हैं 150 सीट, आप क्या अनुमान लगाकर चल रहे हैं? मैं मितुल डोंगा, राजकोट सर, कांग्रेस से। पहले तो मैं भानु भाई को बोलना चाहता हूँ, जो मुद्दे लेके जो भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा उसमें वो जवाब नहीं दे सकते, वो जवाब मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एक गुजरात का इलेक्शंस है। गुजरात के इलेक्शन में गुजरात के मुद्दे और पॉइंट की चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पर वो क्या करते हैं, उसने क्या बोला कि नरेंद्र भाई मोदी जो गुजरात और इंडिया में अभी तक घूम नहीं सके, इंटरनेशनल टूर करते रहे हो, पिछले 10 बार गुजरात आ चुके हैं और 50 बार गुजरात आने वाले हो, वो नरेंद्र भाई मोदी जिन्होंने राजकोट से यहाँ से शुरुआत की थी, जो राजकोट की जनता अभी तक उसको पानी नहीं मिल रहा है और गुजरात की जनता को बड़ी बड़ी लॉलीपॉप दी थी, वो नरेंद्र भाई का फेस लेके वो आ रहे हैं। दूसरी बात करें अमित भाई शाह, वही अमित भाई शाह वो आदमी है कि जो जेल में जा चुके हैं। गुजरात में दंगलों के पीछे उसका हाथ है, यूपी में दंगलों के पीछे उसका हाथ है, मतों का ध्रुवीकरण करने में वो हाथ है, हमेशा हिंदुत्व को एक झंडा लेके निकलते हैं। वो अमित भाई शाह के दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। इस बार जो कांग्रेस प्रमुख मुद्दे हैं, जो भाजपा के शासन में सबसे बड़ा इश्यू है, यहाँ पर सबसे 2 मुद्दे जो है नोटबंदी और जीएसटी। इसके हिसाब से क्या हुआ है कि पूरी हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, जो 90% छोटे और मध्यम कद के उद्योग है, वो उद्योग सब जीएसटी के हिसाब से भांग चुके हैं। उसके हिसाब से युवा रोजगारी का सबसे बड़ा इश्यू हो गया। तो कांग्रेस एक रोजगारी को लेके आगे बढ़ेगी। दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ पर सब समाज को एक अन्याय हो रहा है। हम एक काम करते हैं, आपने अभी शुरुआती कमेंट दिया और बातचीत में और कई पहलुओं को छुएंगे। नोटबंदी, जीएसटी की आपने बात की, पानी की बात की। अब इंडस्ट्री के पास आते हैं क्योंकि उसका सीधा असर कारोबार पर हुआ। आप बताइए, जीएसटी क्यों आया? जीएसटी इसलिए आया कि कारोबार आसान हो सके। इससे पहले भारत में कारोबार करने में काफी पेचीदगियां थी, कई तरह के टैक्सेस, कई तरह के अप्रूवल्स। उसके लिए जीएसटी आया ताकि देश एक कॉमन मार्केट बन सके, 1 नेशन 1 टैक्स। उसमें शुरुआती दिनों में जब इतना बड़ा रिफॉर्म होता है, चुनौतियां होती हैं। जीएसटी काउंसिल है जिसमें सभी राज्यों के नुमाइंदे हैं, उसकी तरफ से छोटे कारोबारियों को राहत भी दी गई है। जो उनके पास, जो हमने देखा है, अलग अलग क्षेत्रों की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस किए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं जीएसटी पर? एक नजरिया आपका, पहले आप उसको बता सकें।
हमारे राजकोट मैनेजमेंट एसोसिएशन में मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से हैं। इनकी जब भी हमारे साथ मीटिंग होती है तो वो सब काफ़ी एगनाइज है। इनको डर लग रहा है कि ये सिस्टम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और ये कॉम्प्लिकेशन की वजह से दे आर विलिंग टू, उनको चाहिए कि मेन फ्रेम टैक्सेशन सिस्टम में वो जुड़ जाए, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी या आपको कंटिन्यूस इंटरनेट आप चाहिए। ये बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे भी देखा, यहाँ शहर में बड़ी होर्डिंग्स जीएसटी को लेकर लगी हुई थी। जीएसटी को लेकर घबराहट क्या, किस तरह से? क्योंकि जीएसटी जो है वो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आया, हाँ जी। उससे अनीज हुई, तो ये सरलता के लिए तो लाया गया, उसमें फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही मैं है? आपको एक ही बात बताऊं कि इस देश में कितने इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं आज। एज ऑन टुडे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी बिजनेस व्यापारी है वो सब इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश नोइंग है, कंप्यूटर सावी है। तो आप लोकल जो लैंग्वेज है इसमें जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ला नहीं सकते। आप जैसे जीएसटीएन है जो कि इसकी पूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है, उनका कहना है हम क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में देश की उसमें अपने अपने वीडियोस ट्यूटोरियल्स ला रहे हैं, लोगों की मदद कर सकें। आप ये थोड़ा बताइए, मतलब इसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन में चुनौती आ रही है, आप कह रहे हैं? यहाँ पे राजकोट में सर ओनली 10% पीपल आर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। ओके, बाकी के 90% जो है उनके लड़के शायद लड़कियां शायद इंग्लिश मीडियम में अभी वो पढ़ा रहे हैं, बट इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। अभी ऐसे ओवरनाइट नहीं हो सकता। आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक 50 ईयर एज का पर्सन जो है वो आज के दिन में कंप्यूटर सावी हो जाए। चलिए अब इनसे मेहता साहब ये बताइए, जीएसटी पर आपने सुना कारोबारियों का क्या कहना है? उनको दिक्कतें हुई, उसके लिए काम तो हो रहा है, लेकिन उनको काफी मुश्किल हो रही है और वो खुलकर बात भी कर रहे हैं। आप बताइए इसका ये चुनावी मुद्दा कितना बड़ा रहेगा? उसके मुश्किलें सोल्व क्योंकि यहाँ पर पूरा गढ़ है ये कारोबारियों का, व्यापारियों का। उसके मुश्किलें पूरा दूर करने के लिए सभी हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है, पहले मैं बात ये करता हूँ कि जीएसटी आने के लिए पूरे देश में चला लास्ट 10 वर्ष से इंतजारी थी और जीएसटी आया। वहाँ जहाँ तकलीफ हो, जहाँ दिक्कत है वहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी आज भी बताया है, हमारा अपने नाणा मंत्री ने भी बताया है कि जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ हम सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन जो जीएसटी का जो प्रजा के लिए जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ जरूर देगा। ये हमारी नेम है, पार्टी की नेम है, सरकार की नेम है। जीएसटी देश के लिए अच्छी बात है और जीएसटी के माध्यम से हम ये चुनाव में भी हमारा एक प्रेजेंटेशन हम आपके पास आ रहे हैं। आप एक बार बता सकें आपको क्या लग रहा है जीएसटी में क्या कमी नजर आ रही है आपको? ये तो मैं भानु भाई का क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। इंडिया के नहीं पर लेकिन वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट हमारे मनमोहन सिंह जी ने यूपीए गवर्नमेंट में जब जीएसटी अप्लाई करना था उसमें काफ़ी टाइम से उसकी एक्सरसाइज और सोच चल रही थी। हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन था वो 17 से 18% के बीच में वन नेशन वन टैक्स, दैट इज़ कॉल्ड जीएसटी। आप कोई भी कंट्री में, इंडिया के अलावा आप देख लीजिए, हर एक कंट्री में एक ही टैक्स का स्लैब है। यहाँ पर क्या सिचुएशन हुई, कई जगह 0% है, कई जगह 4% है, कई जगह 8% है, 12% है, 18% और 40% करके ऐसे 20 अलग अलग टैक्स के स्लैब दिए हुए हैं। आप पेट्रोल और डीजल के दाम देखिए, नहीं पेट्रोल और डीजल के दाम देखिए तो उसमें वेट है, उसमें वेट है। पेट्रोल और डीजल में अभी वेट चल रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, पेट्रोल तो उसमें तो आपकी भी स्टेट गवर्नमेंट है, नहीं वो तो अभी वेट है, देयर इज नो जीएसटी अप्लाइड। तो मुझे ये बोलना है तो कहाँ है वन नेस वन टैक्सेशन, वन टैक्स वन नेशंस? तो जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द वन टैक्स। जो कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने एक इमीडिएट एक्शन से इसको अप्लाई कर दिया है, उसका रिएक्शन आप देख रहे हैं कि जो भाजपा के साथ जुड़े हुए व्यापारी, मध्यम वर्ग के इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन और टैक्स कंसल्टेंट थे, वो आज गुजरात में और समग्र भारत में रोड पे आ गए हैं और जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। उसके हिसाब से छोटे से लेके मध्यम कक्षा का हर बिजनेस पढ़ चुका है और रोजगारी का काफ़ी बड़ा इश्यूज हो रहा है। ये है जीएसटी का रिजल्ट और आने वाले टाइम में ये सबसे बड़ा इश्यूज होगा जो कांग्रेस को चुनाव में जीतने में मजबूर करेगा। आप कह रहे हैं जीएसटी बहुत बड़ा इशू रहने वाला है इस बार चुनाव में। आप बताइए जोशी जी, आपका क्या इसको लेकर एनालिसिस है? जीएसटी को आप देख रहे हैं, उसमें शुरुआती दिनों में चुनौतियां आ रही हैं और उसको लेकर अभी 22वीं बैठक भी हुई थी काउंसिल की, उसमें कई तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, चाहे वो कंपोजिशन स्कीम की बात हो, चाहे वो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने की बात हो, रिवर्स चार्ज की बात हो या ई वे बिल हो, सब पे उन्होंने राहत देने की या डेफर करने की कोशिश की है। आप ज़मीन पे जो सुनने में विचार मिल रहे हैं और जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं, कहाँ बीच में गैप है और क्या इश्यूज आ रहे हैं?
सी मैं गुजरात की बात करूं और ये तीनों भाइयों ने जो बताया उसमें परसेप्शन भी है और सही बात ये हो रहा है कि जीएसटी जल्दी से लागू कर दिया और साथ में पेनल्टी वगैरह की सरकार ने कर दी, तो एक व्यापारी में इनसिक्योरिटी आ गई और हेवोक आ गया। आप ये बताइए, एक मिनट, आपने इसे कहा जल्दी में, हम ये कारोबार जगत से पूछते हैं, फिर आपसे ये बताइए जल्दी क्यों? इसमें तो 2007 में आया, 2017 जुलाई में जाके इंप्लीमेंट हुआ, तो जब भी इंप्लीमेंट होता ये कहा जा रहा है कि तभी कहते हैं कि जल्दी हुई। इसके लिए पूरा समय दिया गया, बताया गया, फिर आया, उसके लिए क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए? काफी डिस्कशन हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब पूरा देश एक टीम की तरह काम किया है। सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स उसमें मेंबर थे एंड दे हैव कंसेंसस के अभी ये लागू करेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर की जो इश्यूज है, जो हमने सुना है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज they were not prepared, they requested the government to have a trial run। चलिए, अब आप कैसे देख रहे हैं, उसमें कुछ सुधार है? आप बताइए, फिर हम आ रहे हैं अगले मुद्दे पर। हाँ, अभी सुधार इसमें इस तरह से अभी भी अपलोड नहीं हो रहा है। जीएसटीआर रिटर्न जो फाइल करने हैं इसमें 3-3 घंटे 4-4 घंटे आदमी को बैठा रहना पड़ता है। ओके, आपने कहा ये एक मुद्दा रहेगा। अब आप जोशी जी आगे बात को बढ़ाइए और समझाएं इसका किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्या होगा? मेरे ख्याल से एक परसेप्शन है कि जीएसटी से कंप्लेन है, तो एक ईमानदार वर्ग है और एक ईमानदार वर्ग नहीं है, वो उसमें जुड़ गया है, तो उसको टैक्स नहीं भरना है, उसका विड्रॉल सेंस है उसका, तो वो इसमें जोड़ गए। तो जो सरकार की जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जो कंप्लायंस की बात है वहाँ कमी रह गई है, इसके लिए सब कुछ हंगामा हो रहा है। सरकार पहले एक ऐसा सेफ पैसेज दे दे कि जिसमें कोई पेनल्टी ना हो, जिसमें सभी लोग जुड़ जाए, तब जाके ये बात बनेगी। जी, तो ये तो रहा जीएसटी एक पहलू, हम आएंगे कुछ और पहलुओं को छूते हैं। आप ये बताइए, कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है, क्या पूरा गेम प्लान है, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, खुद की क्या योजना है? जो 3 आप यंग लीडर्स पर जिस तरह से ओबीसी, दलित, पाटीदार, उनको लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, आपकी पूरी गेम प्लान क्या है? आप जनता के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या आपका प्लान है और क्या उनको आपसे उम्मीद करनी चाहिए? पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो 3 यंग लीडर्स, जो गुजरात के नहीं लेकिन समग्र भारत के जो लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा सोच रही है कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, जो कांग्रेस के साथ मिली जुली बात है। मैं बोलना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर पहले जीएमडीसी ग्राउंड में जब मारपीट हुई, ये बीजेपी सरकार पाटीदार बहनों दीकरियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, 14 युवानों को मारा, तो उसका आवाज़ जो बना वो हार्दिक पटेल है। हार्दिक पटेल पूरे समाज का, पूरे पाटीदार समाज का एक आगेवान चुना हो और हार्दिक के साथ पूरे सब पाटीदार जुड़े हुए हैं। आपके उनके साथ क्या इक्वेशन है, थोड़ा बताएंगे, मतलब किस तरह से बढ़ेगा? उन्होंने जैसे आपको कुछ ये अल्टीमेटम भी दिया कि आप इसको स्थिति को क्लियर कीजिए, आप लोगों का लेटेस्ट अब क्या उस पर? देखिए, हार्दिक जी ने बीजेपी के साथ भी काफी मीटिंग कर चुके थे। बीजेपी चाहती भी थी कि हार्दिक हमारे साथ जुड़ जाए, लेकिन हार्दिक की जगह रेशमा और वरुण जी जुड़े, तब उसको कोई इश्यूज नहीं है। अब वहां पर मीटिंग जब करने गए थे तब कांग्रेस ने कोई इश्यूज नहीं बनाया। अभी जो प्लेटफॉर्म पे मीटिंग चल रही है कि कांग्रेस अगर आएगी हमारी सरकार तो पाटीदार के लिए क्या करेगी, अगर वो कर रही है तो उसको ऐसा लग रहा है कि पाटीदार समाज कांग्रेस पास जाके बैठ गया। तो पहला मुद्दा यह है कि हर एक समाज के साथ अन्याय हुआ है, तो इसलिए हर समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज और पाटीदार समाज इस बार भाजपा से विमुख है और कांग्रेस के साथ है। ओके, अब आप ये बताइए, एक मिनट, आप पाटीदार पर अपना स्टैंड भी बता देंगे, क्या है वो कह रहे हैं, इस पर स्टैंड क्लियर कीजिए, आपका स्टैंड क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, वो मैं तय नहीं कर सकता, हमारे काफी सीनियर लीडर्स है, वो भी उसके पर बातचीत कर रही है और मीटिंग्स हो रही है। दूसरी बात जो मैं कांग्रेस की करना हो, जो आगामी चुनाव में कौन से मुद्दे लेके आएगी, सबसे बड़ा जो इश्यूज है सौराष्ट्र और गुजरात में सब किसानों का इश्यू है। यहाँ पर मूंगफली और कपास का इतना वावेतर और पाक हो रहा है, उसको उसके जो दाम मिलने चाहिए वो दाम नहीं मिल रहे। पाक बीमा का सबसे बड़ा इश्यूज है, वो पाक बीमा बोलते हैं कि गवर्नमेंट देगी, लेकिन 2 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये का चेक मिल रहा है। वो खेडूतों के लिए कांग्रेस हर हमेशा विचार कर रही है और उसके मुद्दे पे जाएगी। जी, ओके। दूसरा युवा रोजगारी का इश्यूज है, रोजगार भी आपने कहा, ये तमाम इश्यूज हैं। अब बताइए, ये जैसे बता रहे हैं, ये जो नई इक्वेशंस बन रही हैं या जो मुद्दे उठा रहे हैं, कुछ आपको चिंतित करते हैं? मेरे ख्याल से हमारी पार्टी तो न ज्ञातिवाद है न जातिवाद है, सभी समाज को साथ में लेकर, पटेल समाज हो, बख्शी पंच हो या अदर समाज हो, सभी समाज को साथ में लेकर चला 22 ईयर्स से अभी गुजरात में चल रही है, पूरा देश में चल रही है। ओके, आप जोशी जी बताइए, ये क्या मैसेज दे रहा है? ये जो पाटीदार के साथ कांग्रेस की जो बात चल रही है, या मिले तो खुलकर नहीं बताया, कुछ अल्टीमेटम दिया, ये उनके समाज को, कम्युनिटी में क्या मैसेज दे रहा है?
इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या इसको लेकर कुछ असमंजस तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रहा कि क्या हो रहा है या क्या होगा? आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल साफ है, जब से हार्दिक पटेल ने आंदोलन शुरू किया तो वो बीजेपी के खिलाफ हो गया, बीजेपी उसके खिलाफ हो गई। तो हार्दिक पटेल के पास कांग्रेस के सिवा चारा नहीं था। कांग्रेस को भी ऐसा ही था कि पाटीदार समाज उससे विमुक्त हो गया था, बाद में सत्ता आ नहीं रही थी। तो ये सत्ता पावर का समीकरण है और कास्ट एंड क्रीड गुजरात में तो है और सौराष्ट्र में तो खास है, पाटीदार समाज का बहुत बड़ा। इस बार कास्ट इक्वेशंस ज्यादा हावी होंगी या डेवलपमेंट का होगा? क्या मतलब किस तरह से रहेगा, क्या आपको लग रहा है? डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा, लेकिन ये पाटीदार समाज का भी मुद्दा रहेगा, ये जीएसटी का मुद्दा रहेगा और नोटबंदी की ये जो 150 सीट्स की बात कर रहे हैं, क्या वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण होगा? 22 साल से राज है, क्या इस बार थोड़ा मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी? तो मैं आपको थोड़ा खुल के बताऊं कि कुल गुजरात की 182 सीट है। लास्ट 2012 में 120 सीट बीजेपी के पास थी और 57 सीट कांग्रेस के पास थी। तो बीजेपी का पल्ला यहाँ भारी था। अब जाके इनकम्बेंसी की बात आई है, ये जो 4-5 मुद्दे अभी तक जो आए वो सामने आया और अब 3 कास्ट के 3 लीडर्स है वो कांग्रेस के साथ गए। तो कांग्रेस के पल्लू में 57 सीट है वो बढ़ानी है और 10 सीट है जी 57 सीट है और बाकी की सीट जो बढ़ानी है 92 तक पहुंचना है। तो ये तीनों के लेकर वो जाएगा और एंटी इनकम्बेंसी के सहारे जाएगा। ओके, हम आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। आप अपने प्रश्न तैयार कर लीजिए। आप सुन रहे हैं, कई और पहलू हैं, हम एक एक इशू को तसल्ली से उठा रहे हैं। आपके पास आएंगे, आप अपने विचार रखिएगा, क्योंकि आखिरकार वोट आप ही ने करना है। आपने बात सुनी, फिर अपने विचार रखिएगा। अब आप बताइए हमें, इंडस्ट्री को लेकर ये जो तमाम, एक तरफ हम जीएसटी की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ नोटबंदी भी रहा, उसका भी 1 साल पूरा होने जा रहा है, उसका भी असर लोगों की जिंदगी पर भी हुआ और छोटे कारोबारियों के रोजमर्रा के ऑपरेशंस पर भी हुआ। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उसकी जो मंशा रही, उसको लेकर हासिल क्या किया गया, या उसका वो किस तरह का मुद्दा रहेगा? जब वोटिंग करने जाएंगे तो वो जहन में होगा ये सारे मुद्दे। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर से जो लोग यहाँ सुन रहे हैं और जो कल देखेंगे वो सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ गो फॉर द वोटिंग, क्योंकि ये एक लोकशाही का यज्ञ है और ये यज्ञ में अगर हम आहुति नहीं देंगे तो ये जो ज्योत स्वतंत्रता की जल रही है वो शायद बुझ जाए। तो किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन आप जरूर से वोट करने जाइए, ऐसी हमारी दिलो आपको तमन्ना है। अच्छा, अभी सबसे बड़ी बात आप जो बता रहे हैं, एवरेज इंडियन सिटीज़न वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है बाय नेचर। जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में भी है वो कुछ नंबर 2 का कर रहे हैं या थोड़ा बिल के बाहर कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली दे डोंट वांट टू बी फील एज अ कल्प्रिट। वो चोर बनना नहीं चाहते। आज सिचुएशन ये हो गई कि जितने भी गवर्नमेंट के मैसेजेस आ रहे हैं और जितने भी स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं, इसकी वजह से हमारे एसोसिएशन में जो डिस्कस हो रहा है कि वो दिख रहे हैं कि सब हम ऐसे ही लग रहे हैं कि इतने साल जो काम किया हमने सब चोरी ही की है। तो ये चीज़ की वजह से आप ये बताइए, अगर कैश इकोनॉमी में कम होता है, लेस कैश होता है और मेन स्ट्रीम में आते हैं, फॉर्मल सिस्टम में आते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो सारा आपका जो कामकाज है, क्योंकि उसमें कई बार बुक्स मेंटेन नहीं होती थी। सपोर्ट कैशलेस सोसाइटी, नॉट कैशलेस, लेस कैश हो जाए, लेस कैश भी हो जाए, को प्रमोट किया जाए। लेस कैश भी बहुत अच्छा है सर। ये दिक्कत क्या एग्जैक्टली? डेवलपिंग कंट्री का ये सबसे बड़ा एक यूएसपी होता है कि जिसमें कैश लेस रहता है और बाकी ट्रांजैक्शन डिजिटल से हो जाता है। शुरुआती दिनों में कुछ दिक्कत थी, अब तो स्मूथ हो गया है सब कुछ। सर डिजिटल ट्रेनिंग जो है ना, वो ट्रेनिंग इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट। ओके, आप बताइए अब जी। मैं यही बताता हूँ ना कि अभी जो जीएसटी में जो भी दिक्कत आएगी उसका सॉल्यूशन हो रहा है। पूरी ये केंद्र सरकार उसके ऊपर नज़र रख रही है और पूरी जहाँ भी कोई व्यापारी या कोई कारखानेदार को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसमें हमें तय किया है कि ये दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगले मितुल भाई को जवाब देता हूँ कि गुजरात में कहावत है कि ऊँट का होठ लबड़ता है और सियाल नीचे बैठकर खाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से 2017 में भी ऊँट का होठ नहीं पड़ेगा और सियाल नहीं खाएगी, भाजपा का ही सत्ता। अच्छा जोशी जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। जी बताइए। जी, मेरी बात यही थी कि कॉमन मैन के लिए जो कुछ प्रॉब्लम है वो सोल्व होना बाकी है। आप कह रहे थे ग्राउंड लेवल से वो प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुए। 2 दिन के पहले राजकोट टैक्स एसोसिएशन के जो सब मेंबर है जीएसटी ऑफिस पर गए थे और वहाँ बोला था कि हम रिटर्न लेकर आए हैं, आप भर दो, लेकिन गवर्नमेंट कांट डू इट।
तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। उसने लागू कर दिया है सब कुछ, लेकिन सॉफ्टली नहीं हो रहा है, तो लोगों को एक डर है। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में आपने कहा, जैसे इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात जी, उसमें हम देख रहे हैं कई तरह के ऑफलाइन टूल भी हैं। इंटरनेट के आप जैसे जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे हैं इंटरनेट ये नहीं कि हर समय आपको इंटरनेट चाहिए। जीएसटीएन जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसको मैनेज करता है, वो कहते हैं हमने ऑफलाइन टूल लेकर आए हैं, आप उसके माध्यम से रेडी करते रहे, महीने में एक बारी करें, अपलोड कर दें। मतलब वो शायद नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे, पर आप बताइए, आप कुछ करें जी। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है इसमें कि अभी 80 लाख लोगों ने जीएसटी नंबर ले लिया पूरे इंडिया में, जिसमें कुछ माइग्रेट हुए, कुछ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि हर एक आदमी जो है वो टैक्स कंप्लायंट हो। ये चेन में जितने भी लोग हैं वो सब टैक्स कंप्लायंट हो, सभी रिटर्न भरे, सभी टैक्स भरे। आपने मेरे से कुछ चीज़ ली है तो मैं आपको एक इनवॉइस दूंगा और आप मुझे टैक्स देंगे। आपने मेहता जी को ये चीज़ बेच दी तो मेहता जी को आप इनवॉइस रेज करेंगे और मेहता जी जो है वो आपको टैक्स देंगे। आपने अगर चेन में कहीं कमी होगी तो वो रिटर्न भर दिया और मैंने रिटर्न नहीं भरा, तो ये जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी और मेरा जो टैक्स जो एक दफे मेरे को भरना था वो आपको भरना पड़ेगा। अभी 80 लाख में ऐसा रिवर्स चार्ज जैसे कहते हैं, ऐसा डेटा है कि करीबन 10 लाख, आज सुशील कुमार मोदी जी ने बताया है कि 10 लाख लोगों ने अभी तक रिटर्न नहीं भरा। मतलब कि इनका जो बायर और सेलर होगा वो पूरा चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। आपका कहना है ठीक है, जैसे इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं जैसे आपने कहा, और अब आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। जैसे सब लोग बोले और भानु भाई ने भी बोला कि जीएसटी का जो विचार था और सोच थी वो यूपीए की थी, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी गलत तरीके से कर रहा है। नहीं गलत, आप ये बताइए इसमें गलत। एक सेकंड, आपने इसे कहा गलत तरीके से हो रहा है, इसमें कोई एक सरकार थोड़ी है, जीएसटी काउंसिल मिलकर करता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा इसमें मैं अकेले नहीं, इसमें कांग्रेस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। हम मिलकर जीएसटी काउंसिल में तो सभी स्टेट्स के नुमाइंदे हैं, उसमें जो फैसला होता है उसी के हिसाब से चल रहे हैं। इसमें एक पार्टी कैसे रिस्पॉन्सिबल है? एक पार्टी जीएसटी में हर हमेशा कांग्रेस का भी सोचता है, और कांग्रेस भी आज भी बोल रही है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन विचार और सोच अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इमीडिएट इफेक्ट से हुआ है। उसका आप देख सकते हैं कि जेटली जी ने यहाँ पर, राहुल गांधी जी आए, राजकोट के पूरे इंडस्ट्रीज और बिजनेस के लोग, चैम्बर वाले लोग, जैसे राहुल गांधी आए उसको पता चला कि जीएसटी का मुद्दा उठने वाला है, इमीडिएटली उसको दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुला के सीधा 4 दिन में जेटली जी ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया और काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग किया उसमें। तो ये क्या बता रहा है? Okay. तो रिस्ट्रक्चरिंग क्यों हो रहा है? और बात रही अभी कैशलेस और डिजिटलाइजेशन की, तो भारत हमारा ऐसा देश और इकोनॉमी है कि जहाँ पर अभी 10% ही बिजनेस और हो जो है ऑर्गेनाइज वे में है, 90% पीपल्स आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग। जो छोटे बिजनेस काफ़ी लोग हैं जो इसका इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसका भी इम्प्लीमेंटेशन झड़प से नहीं होगा, ये मेरा कहना है। जी, आपसे हम बातचीत बढ़ाते हैं, आप थोड़ा संक्षेप में रिएक्शन दीजिए, अब इनके पास जाएंगे। आप एक बात कंप्लीट कीजिए। जी, बात कंप्लीट कर दूं कि गवर्नमेंट काफी रिस्पॉन्सिव है और काफी कंसर्न भी है, वो दिख रहा है हमें। क्योंकि हमने जो मेमोरेंडम दिया सर 15 डेज डाउन द लाइन, कलेक्टर राजकोट हैज कॉल्ड अस कि आपके क्या इश्यूज है आप बताइए। तभी हमने एक मेमोरेंडम दिया, इसमें मिनिटाइजेशन हुआ, इट इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और वो मिनट्स जो है वो पीएमओ तक गई, और विद इन 2 डेज टाइम जो भी हमारा चेंजेस चाहिए था वो बेसिकली बीइंग एक्सेप्टेड। राजकोट का सबमर्सिबल का पंप का इश्यू था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का इश्यू था, वो सब चीज़ उन्होंने ले ली है। बट सर इतना काफ़ी नहीं रहेगा, बिकॉज इट्स सच ए ह्यूज टैक्स। क्योंकि इसका अगर आप जीएसटी देखें ना, जैसे कह रहे थे गुड एंड सिंपल टैक्स हो, आपने कहा चुनौती हो रही है, दिक्कत है, आपने कहा मुद्दा है, साथ में आपने ये भी कहा कि जो दिक्कत आ रही है उसको दूर करने के लिए भी कदम उठाए गए और करने की भी जरूरत है। लेकिन जो चेन बीच में ब्रेक हो जाएगी, इसके लिए गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं कर रही है। देयर विल बी अ सुनामी ऑफ लिटिगेशन व्हाट वी सी, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ झगड़ेगा फिर। ओके जोशी जी, आप इस पे कमेंट दे सकें वगैरह आ रही है जी, आप एक कमेंट दे सकें इस पर, फिर हम नीचे उतर रहे हैं, बताइए। हाँ, मेरी बात ये है कि ये जल्दबाजी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोप अप नहीं कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो सपोर्ट लोग एंड यूजर को करेगा, टैक्स पेयर को सपोर्ट करेगा, तो जल्दी से ये आएगा। लोगों को जीएसटी देने में कोई बाधा नहीं है, जीएसटी देना है, लेकिन इसकी सिस्टम है वो इजी करनी है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आप ये बता सकें जो पूरा सौराष्ट्र रीजन है, करीब इसमें 54 सीट्स हैं, उसमें आपके पास आ रहे हैं, आप से लोगों से पूछते हैं अब उनका क्या कहना है, किस तरह से बढ़ेंगे, और फिर और कुछ मुद्दों को उठाते हैं। पहले लोगों के विचार लेते हैं, आइए। इस तरफ से हम शुरू करें, आप कुछ कहना चाहते हैं इस तरफ? ओके, आप अपना हाथ रेस कीजिएगा जी, आप बताइए, खड़े होकर एक एक कर सवाल पूछेगा आराम से। आपका नाम? मेरा नाम देवदान भाई कुगसिया। क्या करते हैं आप? मैं राजकीय पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में।
तो कोई नहीं, कोई चलिए, वो अरे वो बता रहे हैं, ठीक है, बताने दीजिए। हाँ, उसमें क्या है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब आप अपना विचार रखिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं मितुल भाई डोंगा को इतना पूछूंगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर है कांग्रेस का भी है, भाजपा का भी है और दूसरे दल का भी है, इसने कभी वो मीटिंग में वो विरोध किया है या पब्लिक में लेके जाती है? धन्यवाद, बैठिए सर। एक मिनट, हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसके जवाब लेंगे एक एक करके। आप कुछ कह रहे थे, खड़े हुए प्लीज, बताइए नाम। यूसुफ सोपरे वाला। आप क्या करते हैं? बिजनेस है। किस चीज़ का? जी। अब आपका प्रश्न और किसके लिए बताइए? प्रश्न है कि जीएसटी और नोटबंदी में पूरी पब्लिक, पूरे व्यापारी, पूरे इंडस्ट्री वाले, छोटे व्यापारी सब पायमाल हो गए, सब बंद हो गए राजकोट में। और ऐसे सिस्टम भी है जो भाजपा वालों ने किया है, जनता इसको जवाब देंगी ये चुनाव में, ये नहीं चलनी चाहिए। इसके पीछे एक सेकंड खड़े तो होइए, एक मिनट बात पूरी कर लें। इसकी मंशा सही थी या नहीं? नहीं, सही नहीं है। अच्छा, सही मंशा नहीं थी, ठीक है, धन्यवाद। सब विचार सुनते चले ना जी। उद्योगपति के लिए सब सिस्टम है। ओके, थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे, आपके पास आते हैं, अपने अपने विचार रुकते रहे, अच्छी बात है, अलग अलग व्यूज मिलेंगे। जीएसटी के अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कुछ भी आप पूछिए, अब चुनाव है तो सभी मुद्दे होंगे। आप जब वोट करने जाएंगे, आपके दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, ये बताइए। मेरा नाम मितुल गणात्रा है, मैं फ्यूचर जनरल लाइफ इंश्योरेंस में डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर हूँ। मैं कोई भी राज के पक्ष से नहीं हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन एक ही है मितुल भाई डोंगा से। जी बोलिए। ठीक है, आप उसका माइक भी चालू है ना? सबका माइक चालू है, आप अपना बोलिए आराम से, आराम से, शांति प्लीज, रिकॉर्डिंग हो रही है, आराम से प्लीज। हाँ। क्वेश्चन यही है कि कांग्रेस सरकार ने इंडिया में कितने साल राज किया? बोलिए, आंसर दीजिए। कोई बात नहीं, आजादी क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अब सवाल पूछिए प्लीज, सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन वही है। सेकंड क्वेश्चन है कि जितने साल कांग्रेस में राज किया, बहुत ज्यादा साल राज किया, सभी को पता ही है, मेरे को एक को पता नहीं है। आपका सवाल तो ठीक है, उस टाइम कांग्रेस क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। उसको पानी का कोई पब्लिक का कोई इश्यू नहीं था, पानी का, पानी नहीं दे सकती थी। सुनिए मेरी बात, सुनिए, एक मिनट रुकिए। ठीक है। और सेकंड, तब बिजली की प्रॉब्लम नहीं थी। आप तो सिटी से कहाँ से रहते मेरे को पता नहीं है। मैं एक अमरेली जिला का वड़िया गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ पानी की इतनी कमी थी, हमारे घर से, जब तो मैं चड्डी पहनता था, तब हम अपने जितना भी हमारे से उठा सकता था, हम गांव के बाहर पानी। एक मिनट, 3 क्वेश्चन है। एक मिनट, आपको एक मिनट बता दें, एक जना एक समय एक प्रश्न पूछेगा, उससे क्या होगा? इतने लोग आए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेंगे। आप छोटे में रखिए प्लीज। एक सेकंड क्वेश्चन यही है, तब लाइट का इश्यू था, जो लाइट नहीं थी। हाँ, और रोड। और एक लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन था रोड का। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर। एक मिनट प्लीज आते हैं, उधर से लेते आते हैं। हाँ प्लीज सर, आप एक बार रिएक्ट कर दें। जी आप बताइए प्लीज। मैं बोल दूं? एक आते हैं, सबके पास आ रहे हैं, एक मिनट। हाँ, मैं बोल दूं, आपको जवाब दे दूं सर इसका पहले? हाँ प्लीज, जवाब दीजिए पहले। मेरा भाई से सीधा जवाब ये है कि आप जो गांव में पढ़ रहे थे, वो गांव की जो स्कूल है, वो आप एक बार सोच लिए, वो स्कूल का विचार जो है, जो गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल में पढ़े हुए, वो कांग्रेस की देन है। आप जो गांव में बिजली आई है, वो बिजली का विचार, वो कांग्रेस की देन है। आपके गांव में जो सरकारी दवाखाना है, वो कांग्रेस की देन है। पूरे भारत के अंदर जितने भी रोड और रास्ता, एयरपोर्ट और सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, वो सब कांग्रेस की देन है। दूसरी बात, एक मिनट भैया, आपके और मेरे बच्चे के हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जो है, वो सब राजीव गांधी की सोच है, और टेक्नोलॉजी जो आई है, वो कांग्रेस की देन है। तो एक कांग्रेस ने काम किया। प्रश्न लेते हैं, कुछ और विचार ले लेते हैं। एक मिनट सुनिए, हम कुछ लोगों के विचार लेंगे, तभी पता चलेगा मूड क्या है, तो उसको आइए समझते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्ष पटेल है। आप क्या करते हैं? मैं स्टील लाइन से हूँ। ओके, फोर्जिंग लाइन से। अच्छा, फोर्जिंग बिजनेस है। ये फैमिली बिजनेस है? या फैमिली बिजनेस। आपको क्या रहा, मतलब क्या, और आपको क्या लगता है? बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक मेरा वो क्वेश्चन है कि जीएसटी में 1 महीने में 3 फॉर्म भरना पड़ता है, बराबर है? उसमें जो अपलोड नहीं हो रहा है, आपने कहा वो 3 फॉर्म है, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, है ना? उसके अंदर GSTR 1 आपको करना है, 2 सिस्टम करता है, और 3 उसमें आपको एक्सेप्ट वो करना है। उसमें भी उन्होंने अभी रियायत दी है काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को। जी बताइए। मैं बता रहा हूँ। पहले सरकार ने ऐसा बोला था कि कोई इश्यू आए, कि कोई अपलोडिंग में कोई फेलियर हुए तो पेनल्टी नहीं लगेगी, बराबर है? तो अभी कुछ दिनों के पहले, 1 वीक के पहले मेरे को मेल आया गवर्नमेंट से कि आपको
2500 रुपया पेनल्टी लगती है, तो वो मेरे खाते में से चला गया। वो पहले गवर्नमेंट, ठीक है, उस पर भी उन्होंने कुछ राहत दी है, बाद में कह रहे हैं नहीं दिया, काट दिया, मेरे बैंक में से काट दिया है। ठीक है, आप कह रहे हैं इसके उसमें इम्प्लीमेंटेशन में, अदरवाइज जीएसटी सही है, नहीं है। दिशा कदम भी सही नहीं है। वेरी फ्लक्चुएटेड, उसका जो सिस्टम है वेरी फ्लक्चुएटेड। और सिंपल किया जाए या फिर सही है। ओके, थैंक यू। ओके, और दूसरा सर आपने आपसे पहले लिया था, आप रुकिए, आप पिछले सेशन में थे ना, आप पिछले सेशन में। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि काफी लोग हैं ना, सब प्लीज समझिए। आप मैम बताइए अपना नाम। मेरा नाम अश्विनी राज्यगुरु है। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज, कैमरा में, एक मिनट प्लीज। हाँ, जितने लोग हैं ना, काफी व्यूज हैं, उनके ले लें एक बार। आप आराम से बैठिए, देख मैक्सिमम जितने अधिकतम हो सकेंगे लेंगे अलग अलग सेक्शन से। मैं माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। ओके, आप इससे पहले आपने वोटिंग की? नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर है। ओके, बहुत खूब। आप बताइए, आपने सब मुद्दों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका खुद क्या एनालिसिस है, क्या आप लगता है किस तरफ आपका इस समय प्रमुख मुद्दे रहेंगे और आप क्या सोचते हैं? मेरा सवाल बीजेपी से है कि देश को अभी बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है। अभी जो गुजरात है वो एजुकेशन में 21 नंबर है, 29 स्टेट में से 21 नंबर जो गुजरात का है, ये मोदी का गुजरात है। जो टॉप 20 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की, उसमें हमारी इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में इतने बच्चे मर रहे थे ऑक्सीजन की वजह से। अभी इंडिया में अहमदाबाद में इतने बच्चे मर रहे हैं। नो डाउट कभी कभी डॉक्टर का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर भी हमें अभी हेल्थ और एजुकेशन ऊपर ध्यान देना चाहिए। इंडिया आगे निकल गया, भारत पीछे रह गया। और बुलेट ट्रेन के ऑप्शन में हमारे पास प्लेन है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसके ऑप्शन में कुछ नहीं है। बुलेट ट्रेन की वजह से हमें हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना, मतलब बेसिक चीजों पर भी ध्यान दें, पर डेवलपमेंट भी। जी, ओके। मौज की वस्तुएं बाद में होती है, पहले जरूरत की वस्तु। ओके, थैंक यू। सर एक मिनट, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, पूछिए, आप अपना नाम बताइए। धनसुख बटुक भाई गोयल, आदिवासी भील हूँ मैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, आप किससे पूछना चाहते हैं? बीजेपी से। क्या प्रश्न है बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा आंदोलन उन लोगों ने शुरू किया है। तो जब मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़के गए, बड़ा प्रधान हुए, तो मैं पछात वर्ग में से आ रहा हूँ। सभी लोगों को मालूम है आदिवासी जंगली कैसे होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के लिए मैं पिछले 8 महीने से कलेक्टर कचहरी, इवन तकेदारी कचहरी, सब जगह पे गया, लेकिन कहीं पे मुझे कोई अपनी बेटी के लिए पढ़ाई के लिए जो चाहिए जाति का प्रमाण पत्र वो नहीं मिला। क्या कहते हैं? वो जाति का प्रमाण पत्र आदिवासी भील का। तो मेरी बेटी अभी 8वें में बढ़ती है। सुनिए, और ये बता दूं आपको कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, 3 बहनें हैं मेरी। तो सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा आंदोलन चला रहे हैं, तो मेरी एक बेटी है, उसके अलावा दवाई दारू के लिए उन लोगों ने दवाई के लिए, सॉरी दारू बोल गया मैं, दवाई के लिए कोई नहीं, वो बोल चलने के लिए अस्पताल में, वो गंभीर बात कर रहे हैं, प्लीज गंभीर बात कर रहे हैं। हाँ प्लीज, हाँ बोलिए। नहीं ऐसे नहीं, हाँ प्लीज बोलिए। तो अभी मेरी बहन की तबीयत, मेरी माताजी की डेथ हो गई है, मेरी माताजी की डेथ हो गई, तो उसके अंदर सिविल अस्पताल में कोई ऐसा डॉक्टर कहा। जी, आपकी बात समझ गए। इन्होंने कहा जो बेसिक सुविधाएं हैं ना, उससे ये महरूम है। हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन, और उन्होंने और मैडम ने और इन्होंने उसको, उसके बॉटम लाइन प्रश्न ये है। सब थैंक यू, बहुत सारे व्यूज हैं, आपका सुन लिया, आपकी बात सुनिए प्लीज, देखिए पूरी। हाँ हाँ प्लीज, छोटी से रखिएगा प्लीज। हाँ छोटी सी। हाँ, भारत देश आज़ाद हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर गुजरात की स्थापना कब हुई थी, और हमारे पास जो उन लोगों ने पुरावा मांगा है वो 1950 का मांगा है। तो 1/5/1900 सुनिए, 1/5/1960 में गुजरात की रचना हुई थी, तो मैं वहाँ वो कहाँ से लेके आऊँ, ये बताना था। दिक्कतें जमीन पर आ रही हैं। थैंक यू सर, इधर आइए, एक मिनट प्लीज। आप बताइए अपना नाम। डांगर कुलदीप। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। ओके, आप भी पहली बार वोट कर रहे हैं? आप भी पहली बार। ओके, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर। एक मैडम से मुलाकात हुई है यहाँ पे, और ये भी एक यंग ब्रिगेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताइए आप। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि रोजगार, सब गवर्नमेंट અત્યારે बीजेपी सरकार है वो कहती है कि रोजगार बढ़ाया है, रोजगार सभी को अपाया है, लेकिन इस बार सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में रोजगार का मेला हुआ। रोजगार का मेला ऐसा हुआ कि वो कहते थे, वो आंकड़ा पीछे दिन आए कि 45,000 लोगों को रोजगार मिला, लेकिन उसकी कंपनी या वो लोकल कंपनी थी, वो मेट्रोडा जेडीएस में जो कंपनी थी वो कंपनी थी, और बाद में जो ऑफिस बॉय आता है इस टाइप की कंपनी थी, उसमें करीब 45 और 50% को रोजगारी मिली, और आंकड़ा 10 से 45,000 सबसे बड़ा रोजगारी का मुद्दा। राइट, आपने कहा सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार। थैंक यू, आप इस पर जवाब दिए। और आप ये भी बताइए, एक तो इन्होंने कहा रोजगार, न्यू जॉब्स, दूसरा क्या ये जो हम बात कर रहे थे नोटबंदी, जीएसटी, उससे क्या जॉब
पर इम्पैक्ट भी हुआ, इसको आप टच कर सकें? कुछ और प्रश्न लेते हैं, रुकिए प्लीज। हाँ आप प्लीज सर रिप्लाई कीजिए। कोठारी साहब आप जवाब दीजिए जी। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में अभी इतना स्लो डाउन है जी कि नए रोजगार देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अभी जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो भी रिट्रेंच कर रहे हैं, जैसे कि यश बैंक अभी रिसेंटली 2500 पीपल क्वालिफाइड पीपल को उन्होंने नौकरी से निकालने का शुरू कर दिया है। और डिजिटाइजेशन की वजह से हमें ये डर लग रहा है कि यहाँ के जो लोकल बॉयज़ है इनकी जो जॉब है वो भी जाएगी। ओके राइट सर, तो इस ब्रीफ छोटा छोटा रखेंगे। अब आप सर जवाब दे सके मेहता साहब, जो इन्होंने काफ़ी जो प्रश्न रेज किए, जो ज़मीन पर प्रॉब्लम आ रही थी, बताइए मेहता साहब। अभी उसने बताया कि जो हमारी रोजगारी, तो मैं सभी को बता देता हूँ, रोजगारी देने वाला राज्य भारत में गुजरात नंबर 1 है। पूरा राज्य में रोजगारी में देने में, पूरा देश में देने में गुजरात 1 है। इसलिए वो सही तरह से गुजरात की जो जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट है वहाँ अर्जी करे, उसमें उसका नाम दाखिल करे, उसको रोजगारी मिल जाएगी। अब हम अगला दूसरी बात ये है कि गरीब है तो गरीब के लिए महाअमृतम कार्ड हमने कटवाया है, पूरा राज्य में हजारों कार्ड कटवाया है, तो उसमें मार्फत से 2 लाख। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। एक मिनट थोड़ा शांति प्लीज सर, एक मिनट प्लीज। रोजगारी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, परेशान होते हैं रोजगारी के बारे में सर। अच्छा वहाँ पर जाके कितने परेशान होते हैं महाअमृतम कार्ड में। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। एक मिनट थोड़ा सा शांति सर, आपसे रिएक्शन भी लेते हैं। रोजगारी के बारे में मैं यंग सर आपसे रोजगार का भी थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। आपने एक व्यू तो दे ही दिया। अभी एक हमारे साथ अगले जो खड़े हैं सज्जन साहब, ये बैंक में है, सरकारी बैंक में, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं, बताइए। सर मैं इतना ही, मेरा नाम हितेंद्र धुमाल है, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हूँ। मैं जो देश को विकास के लिए एक गति चाहिए थी, 100% की गति चाहिए थी आज़ादी के बाद, कांग्रेस ने सत्ता संभाली, 10% की दर से स्टार्ट किया और वो केवल 30% या 20% तक पहुंच पाई। आज़ादी के बाद 60 साल तक शासन करने के बाद भी विकास की जो प्रगति होना चाहिए था देश में, वो नहीं हो पाई। बीजेपी ने जब से सत्ता संभाली, उनको 100 की स्पीड देना था देश को, उन्होंने 200 की स्पीड पकड़ी। थोड़ी गलती यही रही सर कि तैयारी पूर्ण नहीं है, तैयारी पूरी न करते हुए उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया, उसके कारण कहीं कहीं उन्हें असफलता का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी जो कर रही है उससे मैं कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में बीजेपी बहुत दिनों तक शासन करेगी। थैंक यू सर। एक हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक हैं, एक मिनट, ये वरिष्ठ नागरिक हैं, एक मिनट, ये वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे भी पूछते हैं। मेरा नाम है सैफुद्दीन जी, एक मिनट सुन लीजिए, बताइए आपका नाम। सैफुद्दीन जी, आपको क्या लगता है इस समय कैसा माहौल है? ये सोचता हूँ कि जो संसद सभ्य को जीएसटी का अर्थ नहीं समझाए और जीएसटी डाल दिया, उसको मालूम नहीं है जीएसटी क्या है। फिर हमारे प्रजा को तो मालूम हो गया है कि जीएसटी क्या है। हम सब लोग जानते हैं कि जीएसटी क्या है। संसद को पूछो कि वो संसद में रूलिंग आता है, उसको पता नहीं है कि जीएसटी क्या है, तो हमको क्यों, हम देगा। धन्यवाद सर। एक मिनट, मैडम आप कुछ कह रहे थे, हम बोलिए, एक मिनट बोलिए। आपका नाम? रजाक भाई। हाँ सवाल पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ भाई, सर, एक मिनट। ये भाई बैंक की बात कर रहे हैं ना 230%, मगर मेरी लड़की का स्कॉलरशिप आती है ना, उसमें से भी बैंक का पैसा कट जाता है। अच्छा, जो स्कॉलरशिप मिली है ना मेरी बेटी को, 2 लड़की को, इसमें से भी स्कॉलरशिप का बैंक में जो खाता है वो खाता है ना, इसमें भी लड़के का पैसा कपाता है बैंक में से। ओके धन्यवाद। आप एक मिनट प्लीज, आपसे भी लेते हैं और मैडम से, उसके बाद हम उस तरफ आएंगे। प्लीज पहले एक मैम खड़े, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ प्लीज, आपका नाम? जी, मेरा नाम मित्तल है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने कभी पॉलिटिकल ये जो लोग हैं, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ का फर्स्ट वोट नरेंद्र मोदी को दिया था। तब मैंने एक उम्मीद के साथ वोट दिया था कि औरतों के लिए इतनी कुछ बातें कर रहे, कुछ तो हमारे लिए सही करेंगे। ये पुरुष प्रधान देश है, हम सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी के सत्ता में आ जाने के बाद उन्होंने एक दूसरी चीज़, बीजेपी, मैं तो कांग्रेस बीजेपी मुझे कुछ नहीं लेना देना। मैंने वोट किया इसलिए आज इतना बोल रही हूँ
कि बीजेपी ने हिंदुओं के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वोट खरीदे थे। हम लोग खरीदे इसलिए क्योंकि उन्हें 15 लाख की बात भी की थी हम लोगों से। और दूसरी चीज, हमने वोट दिया, वोट देने के बाद उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की जितनी बातें की थी, एक्चुअली गुजरात में मैंने देखा है कि हिंदुओं के जितना शोषण, जितनी मारपीट, जितनी गोलीबारी हिंदुओं पे सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी ने करवाई। मैं साफ बात बोल रही हूँ, बीजेपी के मोदी के शासन में आने के बाद ये सब हिंदुओं पे हुआ। कांग्रेस की सत्ता में ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए एक मिनट, सबके व्यूज ले रहे हैं। देखिए हर एक को, एक मिनट, हर एक को अधिकार है अपनी बात कहने का। प्लीज आप बताइए सर, आपका नाम? सर मैं नाम अभी नहीं बोलूंगा, आई एम कॉमन मैन। ओके चलिए, नो प्रॉब्लम। कौन भाजपा है? आप करते क्या है? मैं ऑटो चलाता हूँ। बहुत खूब, प्लीज बताइए। मैं यहाँ 2 घंटे से, जी उनको बात रखने दीजिए प्लीज। मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा हूँ कि मेरी कोई सुने, लेकिन ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले कोई सुनते ही नहीं है। वो उस खुद का ही करते हैं। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अभी 14 तारीख को मेरा एक ऑटो का बीमा कंपनी में पूरा होता है, तो इसका 6,900 आता था। अभी मैं गया था वहाँ पे, तो वो बोले अभी आपका 7,900 आएगा। मैंने बोला क्यों? कि बोला जीएसटी लग गया। किस चीज़ का है सादा, किस चीज़ का है ये? ऑटो का टैक्स। अच्छा, पहले क्या 1 साल होता था तो 1,500 कम हो जाता था, अब 1,500 बढ़ गया है। और दूसरी बात है कि अभी सिंगापुर में मेरे को एक मैसेज आया था, सिंगापुर में 7% जीएसटी है, तो उस पर मेडिकल सुविधा है। अभी गुजरात में 28% जीएसटी है, लेकिन उसमें लेती है, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है। ये 28% को लेकर उन्होंने कई जगह उसमें देखा है, कई उसमें हमने देखा है उसमें आइटम्स में कमी भी की है। की बात हो रही थी, जो 2015 में म्युनिसिपल चुनाव हुए थे, उसमें क्या उसका इम्पैक्ट रहा था? मतलब कैसे आप उसमें चेंज होता देख रहे हैं? क्योंकि 2015 तब से अब में क्या आपको चेंज लग रहा है? 2015 में जब चुनाव हुई थी और तालुका पंचायत, जिला पंचायत और पालिका, तो जिला पंचायत, तालुका पंचायत में हम हार गए थे। पालिका में, महानगर पालिका में हम जीत गए थे। पूरा वोट देखते हैं हम तो पूरा उसमें हमारी ही बढ़त है। और अगले दफा जो हमारी जहाँ भी गलती है वो हमने गलती सुधार ली है। अच्छा, आप ये बताइए। मैं बोलता हूँ कि पूरी 49-50 सौराष्ट्र में हमारी होगी। ओके, आपका नजरिया, ये जो राहुल गांधी ने जो गुजरात के जिस तरह से पूरी जो शुरुआत की चुनाव की सौराष्ट्र रीजन से, ये देवभूमि से, इसके पीछे सोच, कारण, इसी को क्यों चुना, कैसे आए, और क्या आप यहाँ की जनता को कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सौराष्ट्र जो रीजन है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के ऊपर जुड़ा हुआ ये अपना सेक्टर्स है। सौराष्ट्र में जो भी बिजनेस और इंडस्ट्रीज हो दैट इज कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर्स। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इश्यूज है दैट इज फॉर द फार्मर, किसानों के लिए सबसे बड़ा इश्यूज है। जो भी मूंगफली और कपास के पाक है उसके अच्छे दाम नहीं मिल रहे और पाक बीमा नहीं है, इसलिए इस बार किसान काफ़ी गर्म है और भाजपा के ऑपोजिशन में, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर सबसे बड़ा, पहले भी मैंने बोला था कि रोजगारी का इश्यूज है। सौराष्ट्र में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, छोटे सेक्टर्स है, तो यहाँ पर सौराष्ट्र के युवाओं को कोई भी तक नहीं मिल रही है। कोई भी नई जीआईडीसी, नया इंडस्ट्रियल एस्टेट्स अभी तक कोई भी बीजेपी के शासन में यहाँ पर मिला नहीं है। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ा जो फैक्टर आपको बोल रहा हूँ, सौराष्ट्र में सबसे बड़ा जो फैक्टर है दैट इज़ अ पाटीदार फैक्टर और दलित फैक्टर और ओबीसी फैक्टर। और इस बार ये तीनों समाज को सबसे बड़ा बीजेपी ने जो अन्याय किया, अत्याचार किया हुआ है, तो बीजेपी सरकार ने किया है। तो हम विकास के हिसाब से कि भी और हर एक समाज के अन्याय के हिसाब से सब मुद्दे देखें तो इस बार जो तालुका पंचायत और जिला पंचायत हर एक सीट है वो कांग्रेस को आई थी। राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी सिर्फ 3 सीट के लिए कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार एंटी इनकम से कितनी ज्यादा है और क्या हो सकता है, आपको वो हमें जवाब देने की बीजेपी को भी जरूरत नहीं है। लोग साथ है और कांग्रेस की सरकार ही बनेगी और सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीट आएगी। इनका एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आपके पास आ रहे हैं। साहब बताइए। ये मूंगफली और कपास की बात हुई, मुझे हंसी आती है कि पहले कहाँ कांग्रेस और कहाँ बीजेपी। पहले के जमाने में कांग्रेस के शासन में बगोदा में चेक पोस्ट लगती थी कि यहाँ से मूंगफली और तेल निकास बंदी है, और हमारी सरकार ने मूंगफली आने के पहले तलिया का भाव था 844 रुपया, उसका 900 कर दिया।
और 900 को है, आज हजारों टन मूंगफली हम खरीद रहे हैं सरकार। लेकिन उसमें आप और बाजार में दूसरी जाएंगे बात, तो कितना खरीद रही है वो देखिए आप। कॉटन में टेके का भाव डिक्लेयर कर रही है, कॉटन लेकिन में 1 बीघा पे कितना मन खरीद रही है वो आप देखिए। सभी खेडूतों को कितना टाइम के बाद पेमेंट मिलता है, उसका 3-3 महीना के बाद चेक में पेमेंट मिल रहा है, वो आप देखिए। सभी में देता हूँ, 1 बीघा से पाक बीमा जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है वो आप खेडूतों से पूछिए और किसानों से पूछिए। 70 मन पर खेडूत पर दिन। बाद में बात छोड़ो। अच्छा चलिए, अभी अगले मुद्दे पे आते हैं सर। आप ये बता सकें अभी क्या चाहता है, कौन सी दिक्कत है? खेडूतों के लिए ही सरकार है, सब समाज के लिए आपने बात की लेकिन किया नहीं, आधार पर ही हम बड़े-बड़े। अच्छा चलिए, अब अगले मुद्दे पे आते हैं। एक और बड़े लॉलीपॉप देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है सरकार। सर, अब जैसे हमने इसकी बात की, अब एक और यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि बड़ा छोटे इकाइयों का गढ़ है, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स हो, ऑटो एंसिलरी हो, सेरेमिक्स का भी बड़ा यहाँ पर काम होता है। तो ये बताइए, अभी जब हम बात कर रहे थे जॉब्स की बात भी हो रही थी, या जिस पर आप बात रखना चाह रहे थे, बताइए। स्टार्टअप इंडिया इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव। गवर्नमेंट की तरफ से यह पहली दफे हुआ है कि कोई नया एंटरप्रेन्योर है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ये जो पूरा इकोसिस्टम है, क्या उसने एंटरप्रेन्योरियल्स को प्रमोट किया है? ये स्टार्टअप इंडिया को सही तरह से ग्रास रूट लेवल पे जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, बिकॉज द जॉब्स आर एलिमिनेटिंग एंड द यूथ हु आर कमिंग आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेस, इफ दे डोंट गेट देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर ब्रेड अर्नर, तो बहुत बड़ा इसमें रिस्क हो जाएगा। तो स्टार्टअप इंडिया के लिए जितने भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है और सभी एनजीओस के रिसोर्सेज है, वो सब इनको इस तरह से ट्रेन करें ताकि वो खुद का दुकान खोले, खुद का शॉप खोले, खुद का कोई नाना यूनिट खोले। इसकी वजह से जो स्टार्टअप इंडिया का जो रियल स्टार्टअप इंडिया या स्किलिंग को लेकर जो बात हो रही थी, रोजगार की योजनाएं काफी बड़ी होते हैं, बड़े नाम देते हैं, शाइनिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, काफी नाम देते हैं। ओके, चलिए करते हैं, लेकिन उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। एक फाइनल कमेंट अब लेंगे, समय खत्म हो रहा है, आपसे सर शुरू करते हैं और फाइनल कमेंट आपसे लेंगे। आपका आखिरी वर्ड, आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? अब चुनाव में जब जाएं, पहले चरण का मतदान यहीं पर होना है, तो आप बताइए। समग्र राजकोट की जनता के ओर से सभी को धन्यवाद करता हूँ, खास करके जी टीवी के माध्यम से हमने जो तक मिली है, और मैं समग्र राजकोट की जनता, राजकोट शहर, राजकोट जिला की समग्र जनता को अभिनंदन देता हूँ कि आप सब मिलकर आने इलेक्शन में हमारी तरफ से वोटिंग करें और ज्यादा से ज्यादा भाजपा की सीट आए। ऐसी सबका आभार। जी टीवी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे हमें समग्र देश पे एक पहुँचाया और हमारा मैसेज कन्वे कर रहा है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही वो भारत देश है, और गुजरात में आने वाले चुनाव में ये लोकशाही को टकाने के लिए अभी जो लोकशाही का वस्त्रहरण हो रहा है, उसमें हम ये नहीं बोल रहे कि आप कांग्रेस को मत दो, आप हमें नहीं बोल रहे कि किसी हमको चुनो, लेकिन आप सही आदमी को चुनो, जो भी कैंडिडेट अच्छा है उसको चुनो, और आने वाले साल में जो भी लोकशाही के लिए बड़ी से बड़ी आवाज उठाए उसको आप मत दो और उसको चुनो और उसकी सरकार बनाओ। ओके, कोठारी साहब। राजकोट की जनता को मैं ये विनती करना चाहूँगा कि चुनाव के टाइम पे सभी जगह कोई जैन है, कोई पटेल है, कोई ओबीसी है, ये सब चीज़ ऑल ऑफ ए सडन पॉपअप होती है, लेकिन हम सब ये बड़े महान देश के नागरिक हैं। आप और हम सब मिलके ये जो लोकशाही का पर्व आ रहा है उसको खुशी एंजॉय करें, इसमें अब सब मतदान करें, और ये जो मतदान करेंगे वो 5 साल तक आपका जिम्मा रहेगा कि अगर आपका जो चुना हुआ उम्मीदवार है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ से राजकोट से मुहिम चलाएंगे कि राइट ऑफ रिकॉल लाए गवर्नमेंट, ताकि जो भी हमारा वोट लेके वहाँ पहुँचे हैं और हमारे लिए कुछ काम नहीं किया, तो राइट ऑफ रिकॉल विल बी द इग्निटिंग पॉइंट फॉर राजकोट। ओके सर, जोशी जी लास्ट वर्ड। मेरी बात यह है कि पहले तो मतदान कीजिए, और बाद में जो चुनाव का ये माहौल आता है तो भावनाओं में मतदान करने के समय हम आइडियोलॉजी देखें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें, क्या सही है और क्या गलत है वो देखकर किसी भी लुभावनी जाहिरातों में ना आइए या किसी करप्शन के मामले में ना आइए, और दिल से वोटिंग कीजिए। जी, आप सभी का शुक्रिया, आप सबको धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास पेशकश राजकोट से गुजरात चुनाव पर।